जब आप जॉगिंग करते हैं तो आप जितनी तेजी से अर्थ को पीछे की तरफ धक्का देते हैं आप उतनी ही तेजी से जॉग कर पाते हैं या रन कर पाते हैं। जब आप किसी टायर को किसी हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो आपका हैमर ऊपर की तरफ क्यों उछल जाता है? स्प्रिंकलर सिस्टम को देखा होगा, वो इस तरह से घूम घूम के पानी बरसाता है चारों तरफ। ऐसा क्यों होता है? जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो धुआं नीचे की तरफ छोड़ता है और वो ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? जब हम गन चलाते हैं, गोली चलाते हैं, तो पीछे की तरफ धक्का क्यों लगता है? जब ट्रैम्पोलिन पे जंप करते हैं तो हम ऊपर की तरफ क्यों उछल जाते हैं? अगर हम दीवार पे पंचिंग करते हैं तो हमारे हाथों में दर्द क्यों होता है? इन सारी बातों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। तो आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे विदाउट स्किप। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इंस्टेंट वीडियो अपडेट आपको मिलता रहे। आपने मेरे क्वेश्चन से समझ लिया होगा कि आज हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब टिट फॉर टैट, मतलब जैसा हम करेंगे रिजल्ट हमको वैसा ही मिलेगा। अगर हम किसी को मारेंगे तो चोट हमें भी लगेगी। तो इन सारी बातों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी, the second body exert equal and opposite force on the first body। अगर एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पे, पहले वाले बॉडी पे सेम फोर्स लगाएगी, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगी। और यही हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। अब ठीक है, तो यहां पे क्या है, जिस फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर सेम फोर्स लगाएगी। जैसे मान लीजिए ये हमने एक अपने दूसरे वाले हाथ पे ऐसे मुक्का मारा, तो क्या है, हमने इससे दूसरे वाले हाथ पे फोर्स लगाया और इस हाथ ने भी इस पे फोर्स लगा दिया। जैसे अगर हम दीवार पे मुक्का मारते, दीवार पे पंच करते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथों में चोट लगती है। क्यों लगती है चोट? हमने दीवार पे मुक्का मारा तो दीवार को टूटना चाहिए, दीवार का पेंट निकल जाता, दीवार का प्लास्टर निकल जाता। हमारे हाथों में चोट क्यों लगा? क्या कारण है? तो इसका कारण है जब हमने दीवार पे मुक्का मारा, जब हमने दीवार पे पंचिंग की तो उसी समय दीवार ने भी हमारे ऊपर सेम फोर्स लगा दिया। कर्म का फल, इंस्टेंट रिजल्ट। लो, तुमने मुझे चोट पहुंचाया, हम भी आपको चोट पहुंचा देते। सेम फोर्स लगा दिया दीवार ने हमारे हाथों पे और फिर उसी कारण हमारे हाथों में दर्द होना शुरू हुआ। दर्द होने का कारण है दीवार ने भी उतना ही फोर्स लगा दिया हमारे हाथों पे जितना फोर्स हमने दीवार पे लगाया। अगर हमने जोर से दीवार को मारा तो ज्यादा चोट लगेगी, धीरे से मारा तो कम चोट लगेगी। मतलब जितना जोर से मारेंगे उतना ज्यादा चोट लगेगी। मतलब कि जैसी की तैसी, टिट फॉर टैट, मतलब हम जो करेंगे वैसा ही रिजल्ट हमको मिलेगा। या दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं, दूसरे वर्ड में कह सकते हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन का क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे और भी कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर आप ट्रैम्पोलिन के ऊपर उछलते हैं तो क्या होता है, ट्रैम्पोलिन के ऊपर उछलेंगे तो ट्रैम्पोलिन भी आपको फोर्स लगाएगा, आपको ऊपर की तरफ उछाल देगा। अगर आप हैमर से किसी टायर को स्ट्राइक करते तो टायर भी हैमर पे सेम फोर्स लगाएगा और जिसके कारण क्या है, हमारा ऊपर की तरफ उछल जाएगा। जब गोली चलाते हैं, कोई भी बुलेट फायर करता है तो गोली बाहर की तरफ निकलती है और बंदूक पीछे की तरफ झटका खाती है। क्यों? क्योंकि जब गन में बुलेट बाहर की तरफ निकलती है तो गन के वो पीछे की तरफ धकेल देती है, जिसके कारण उसको पकड़ा हुआ आदमी भी अनबैलेंस हो जाता है, पीछे की तरफ झुक जाता है। रॉकेट के बारे में आप देख सकते हैं, रॉकेट में धुआं नीचे की तरफ चलता है और फिर रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ती है। मतलब एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन क्या हो रहा है, धुआं नीचे की तरफ, रॉकेट ऊपर की तरफ। तो एक्शन का रिएक्शन, मतलब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा एक्शन होगा उसका रिएक्शन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिर्फ इतना ही नहीं कहता है,
और भी कई सारी बातें हैं जो कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जनरली बहुत सारे बुक्स में नहीं मिलती है, हो सकता है आपके टीचर ने पढ़ाया हो, नहीं पढ़ाया हो, लेकिन हमने पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट तो ये है हमारा, फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन एंड रिएक्शन जो होता है, फोर्सेस जो लगते हैं वो हमेशा दो अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है। कभी भी अपने ही ऊपर फोर्स हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अपने ही ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन नहीं होगा हमारे बॉडी के अंदर। कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए फोर्स अप्लाई करने के लिए। तो हमेशा थर्ड लॉ में क्या है आपका, हमेशा जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होना चाहिए, दो बॉडी होना चाहिए और एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। दूसरा है आपका एक्शन रिएक्शन पेयर हैज फोर्सेस ऑफ द सेम नेचर। एक्शन और रिएक्शन का जो फोर्स होगा, नेचर ऑफ फोर्स जो होगा वो सेम होगा। मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर रिएक्शन होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल फोर्स हो जाए, ना, ऐसा नहीं होगा। जैसे कई बार कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। मान लीजिए ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। अब ये नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ये क्या लग रहा है आपका, इसके वेट के कारण है, ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ लग रहा है वेट के कारण। अब कई लोग कह देते हैं कि ऊपर की तरफ क्या लग रहा है आपका, नॉर्मल लग रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए जो इसका रिएक्शन फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ना, एकदम नहीं, गलत है। इसका रिएक्शन नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल ही होगा। अभी हमने बताया कि फोर्सेज जो होने चाहिए वो सेम नेचर के होने चाहिए। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ अगर खींच रही है तो ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को ऊपर की तरफ खींच रहा है। अगर अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रही है तो अर्थ को भी ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ सेम फोर्स से खींच रहा है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इसका ग्रेविटेशनल और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक दूसरे का एक्शन रिएक्शन है। लेकिन ये जो नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ये जो सरफेस लगाता है, सरफेस, ये सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाता है, तो ये सरफेस भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल इज अ कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या है, एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। और ये क्या है, तो इसका जो रिएक्शन होगा वो भी कांटेक्ट फोर्स ही होगा। मतलब नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, तो ये सरफेस ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, अब वो उसका एक्शन रिएक्शन है। इसलिए हमने बोला है कि एक्शन रिएक्शन पेयर हैज फोर्सेज ऑफ द सेम नेचर। सेम नेचर का फोर्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग नेचर। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रिएक्शन है वो नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल, ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। फोर्सेज आर कोलिनियर। फोर्सेज हमेशा कोलिनियर होते हैं, मतलब कि अगर इस तरफ फोर्स लग रहा है तो इधर फोर्स लगेगा, ठीक है। कोलिनियर, एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए फोर्स। जैसे कई बार होता है कि मान लीजिए ये रॉड है, इस पे फोर्स नीचे की तरफ F लग रहा है, ऊपर की तरफ F लग रहा है, तो ये क्या है आपका, एक्शन रिएक्शन नहीं है, नो 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 नो। ये इसके कारण ये ऐसे मूव कर जाएगा, लेकिन ये एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है, क्योंकि दिस फोर्स इज नॉट कोलिनियर। एक्शन रिएक्शन हमेशा कोलिनियर होता है। जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल, आपका ये सरफेस नॉर्मल ऊपर की तरफ लगा रही है और ये वाला सरफेस नॉर्मल नीचे की तरफ लगा रही है, दोनों क्या होगा, कोलिनियर होगा, एक ही लाइन में होगा। ये भी बात हमेशा ध्यान रखने हैं कि एक्शन रिएक्शन जो होगा वो कोलिनियर होगा, कोलिनियर होना चाहिए। कोलिनियर नहीं है तो इसका मतलब वो एक्शन रिएक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे ये फोर्सेस क्या है, कोलिनियर नहीं है, ये इस डायरेक्शन में लग रही है और ये इस डायरेक्शन में लग रही है। These forces are not collinear, so these are not action and reaction. ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये टॉर्क के कारण मूव कर जाती है, जो हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में, ठीक है। उसके बाद नो डिले, एक्शन पहले होगा, रिएक्शन पहले होगा, दोनों साथ में होगा, क्या होगा,
तो नो डिले, जैसे ही हम एक्शन करेंगे इंस्टेंट रिएक्शन मिलेगा। एक्शन रिएक्शन दोनों क्या होता है, साथ में ही होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम दीवार पे मुक्का मारेंगे दर्द उसी समय से होना शुरू होगा। ऐसा नहीं कि दीवार पे मुक्का मारेंगे और 2-3 मिनट के बाद दर्द शुरू होगा, नहीं, जैसे ही मारेंगे वैसे ही दर्द शुरू होगा। मतलब एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, एकदम सेम टाइम में होता है, कोई डिले नहीं होता है। अब हम लोग कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ पे ही बेस्ड है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब कि अगर कोलिजन होता है, अगर उस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। मतलब कि इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। तो कैसे होता है देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, ये कोई दो बॉल है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आपका u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये आपका u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर u1 ग्रेटर देन u2 है, अगर ये ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो क्या है, ये इसको टक्कर देगा, ये इससे कोलाइड करेगा। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और ये थोड़ी देर के बाद ये क्या होता है, ये दोनों कोलाइड कर जाते हैं, ये दोनों बॉल कोलाइड कर जाते हैं। और कोलिजन क्या होता है, t सेकंड के लिए होता है। कोलिजन टाइम जो है वो आपका t सेकंड के लिए होता है। अब इस कोलिजन में क्या होगा, ये बॉल इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, मान लीजिए F फोर्स लगाती, और ये बॉल इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ये भी आपका क्या होगा, F ही होगा। लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या जानते हैं कि जब कोलिजन होता है, जब एक दूसरे से टकराते हैं तो सेम फोर्स लगता है बट उसका डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। मतलब कि इधर फोर्स लग रहा है F और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे -F, ठीक है। अपोजिट फोर्स होगा सिर्फ, ठीक है, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा। अब हम लोग कर लेते हैं कि इनिशियल, ये है आपका इनिशियल पोजीशन, ये है आपका कोलिजन, ये है आपका कोलिजन हो रहा है यहां पे, ये है बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये दोनों बॉल इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, और ये v1 और v2 वेलोसिटी से आफ्टर कोलिजन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आफ्टर कोलिजन। अब हम लोग देखते हैं बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या था। बिफोर कोलिजन की बात अगर हम करते हैं तो यहां पे मोमेंटम क्या था, टोटल मोमेंटम, ये आपका m1 है, ये u1 है, तो मोमेंटम हो गया आपका m1 u1, ये आपका m2 है और इसका वेलोसिटी u2 है, तो मोमेंटम हो गया m2 u2। तो ये हो गया आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन क्या होगा मोमेंटम, ये आपका टोटल मोमेंटम, ये हो गया आपका m1 v1 प्लस m2 v2, ये हो गया आपका। इसको इक्वेशन 1 अगर हम ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो ये हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, F जो है वो -F के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ कोलिजन में क्या होगा आपका, F जो होगा वो आपका -F के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन आपका अपोजिट होगा। अब F की बात अगर हम करते हैं तो F क्या होता है आपका, F होता है आपका ma और इधर क्या हो जाएगा -ma। यहां पे मास क्या है आपका m1 है, और एक्सेलेरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
तो फाइनल वेलोसिटी आपका v है, v1 माइनस इनिशियल है आपका u1, और कोलिजन जो होता है कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए है, तो ये हो गया आपका t माइनस यहां पे आपका हो गया m2, और a क्या हो जाएगा आपका v2 माइनस u2 बाई t। अब हम इसको दोनों के नीचे t है तो t को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये हट जाएगा आपका, कट जाएगा। उसके बाद यहां पे क्या हो गया आपका m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू, यहां माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस m2 v2 और नीचे माइनस माइनस प्लस m2 u2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये निगेटिव है इसको इस तरफ ले जाते हैं, ये निगेटिव है इसको इस तरफ ले आते हैं, तो यहां पे हो गया आपका m1 v1, इसको इधर लाएंगे तो प्लस m2 v2 इक्वल टू, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो m1 u1 प्लस m2 u2। अब देखिए यहां पे ये क्या है आपका, इधर हो गया आपका m1 v1 प्लस m2 v2, ये है आपका फाइनल मोमेंटम, और इधर हो गया इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। अगर इसको इक्वेशन हम थर्ड ले लेते हैं तो क्या कहते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड थर्ड, इससे क्या प्रूफ होता है कि मोमेंटम कंजर्व ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन हुआ लेकिन मोमेंटम क्या है आपका, कंजर्व है। इनिशियल मोमेंटम का टोटल सम जो है वो फाइनल मोमेंटम के टोटल सम के बराबर है, मतलब कि कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम था कोलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम है, और इसीलिए इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व हो जाता है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं। न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, बहुत ही फेमस न्यूमेरिकल है, ये है बंदूक और गोली वाला। A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? मतलब पिस्टल से अगर गोली चलती है तो क्या होता है, पिस्टल पीछे की तरफ चलता है, पीछे की तरफ वो मूव करता है। रिक्वायल वेलोसिटी इसको बोलते हैं, रिक्वायल वेलोसिटी बोलते हैं। गोली आगे की तरफ जाती है तो पिस्टल जो है वो पीछे की तरफ चलती है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन होता है, जैसा कि आपने थर्ड लॉ पे बेस्ड है आपका, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ काम करेगा कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। इसी पे बेस्ड है हमारा न्यूमेरिकल, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फायर्ड किया हो, मतलब गोली चलने से पहले मोमेंटम क्या था वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेते हैं कि इसमें गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो यहां पे है आपका मास ऑफ बुलेट, ये है आपका 20 ग्राम। न्यूमेरिकल करने में हम सबको एसआई यूनिट में जनरली कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 20/1000 kg। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ बुलेट गिवन है आपका, ये है आपका 150 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मास ऑफ पिस्टल भी दिया हुआ है, मास ऑफ पिस्टल, और ये है आपका 2 kg। हमको क्या निकालना है, रिक्वायल वेलोसिटी, रिक्वायल वेलोसिटी निकालना है। इसको मान लीजिए हम v लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं v। अब ये हमको निकालना है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, अब देखिए गोली चलने से पहले गोली का वेलोसिटी क्या था, 0, तो क्या हो जाएगा आपका, गोली का मास है 2/1000 kg और वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका 0, प्लस पिस्टल का मास क्या है आपका 2 kg, और बंदूक चलने से पहले पिस्टल का वेलोसिटी क्या रहा होगा 0। तो टोटल यहां पे क्या हो गया 0 + 0 यानी कि 0, मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया यहां पे 0। अब फाइनल मोमेंटम निकालते हैं यहां पे।
फाइनल मोमेंटम देखते हैं क्या है। अब बुलेट का मास क्या है आपका 20/1000 kg, और बुलेट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 150 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। प्लस बंदूक का मास, पिस्टल का मास क्या है आपका 2 kg, और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है पता नहीं, हमने लेट किया हुआ है v, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम। अब यहां पे क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, मतलब इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां क्या करेंगे हम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो यहां पे क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू, इसको हम कट भी कर सकते हैं, 1 0 से इसको कट कर सकते हैं, और ये 0 से ये 0 कट गया, और इसको 2 से 5 जा, और 5 से इसको 3 जा। तो ऊपर क्या हो गया, यहां पे हमारा 3 kg मीटर पर सेकेंड, और इसमें क्या है प्लस 2 kg इंटू v। ओके, अब हम इसको इस तरफ ले आते हैं, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3 kg मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 2 kg इंटू v। अब ये 2 को इस तरफ ले आएंगे, हमको v का वैल्यू निकालना है, तो v को हम यहीं पे छोड़ेंगे, और इधर क्या हो जाएगा -3 kg मीटर पर सेकेंड, सॉरी 3 kg मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2 kg। तो यहां से आपका इसको जब हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 से 3 को काटेंगे तो 1.5 -1.5, और v है आपका kg से kg कट गया, तो क्या होगा आपका मीटर पर सेकेंड। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड वेलोसिटी, व्हाट इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी, यहां पे क्या हो गया v इक्वल टू आ गया हमारा 1.5 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे निगेटिव साइन भी है। निगेटिव साइन का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में, जो पिस्टल है वो बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए यहां पे निगेटिव साइन है। अदरवाइज इस निगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है। निगेटिव साइन शोज दैट पिस्टल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पे निगेटिव साइन है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड गेट्स embedded in a freely suspended wooden block of mass 900 ग्राम. What is the velocity acquired by the block? ये 900 ग्राम का एक वुडन ब्लॉक है, फ्रीली सस्पेंडेड है, मतलब आसानी से मूव कर सकता है, और एक गोली है जो 10 ग्राम है इसका मास, और ये स्पीड है इसका 400 मीटर पर सेकेंड, और ये आके इस वुडन ब्लॉक से टकराती है और उसके बाद इम्बेडेड हो जाती है, मतलब उसी में चिपक जाती है, उसके अंदर ये चली जाती है। उसके बाद इस वुडन ब्लॉक का स्पीड क्या होगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ भी मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है, यहाँ भी मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ हम रूल अप्लाई करेंगे, और सबसे पहले क्या देखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम क्या है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो गोली का स्पीड देख रहे हैं क्या है आपका 400, और गोली का मास क्या है 10 ग्राम, ठीक है। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, मोमेंटम हो जाएगा 10 ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, बाई 1000 कर देंगे, केजी हो गया, और इनटू आपका 400 मीटर पर सेकेंड, प्लस वुडन ब्लॉक क्या है स्टेशनरी है आपका, ठीक है। तो इसका मास हो गया आपका 900 बाई 1000, ये भी केजी में हो गया, और इसका वेलोसिटी क्या है 0 है, क्योंकि ये स्टेशनरी है, अभी रुकी हुई है, चल नहीं रही है, तो इसका आपका मास वेलोसिटी है आपका 0। तो मोमेंटम टोटल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 kg मीटर पर सेकेंड प्लस 0, इट मीन्स 4 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। अब अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, गोली उसके अंदर चली गई, तो अब क्या हो गया, जो मास होगा वो 900 प्लस 10 दोनों को मिला के मास होगा,
ठीक है। तो यहां पे अब यहां पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है और उसी गोली उसी के अंदर है, तो इसका जब मोमेंटम निकालेंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका 900 प्लस 10, इट मींस मास हो गया इसका 910 ग्राम। ठीक है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 910/1000 केजी। और वेलोसिटी हमको पता नहीं है, हमने कितने स्पीड से आगे मूव करेगा v लेट कर लिया है, तो ये हो गया हमारा v, ये हो गया फाइनल मोमेंटम, ये है इनिशियल मोमेंटम। और हमको क्या पता है कि फाइनल मोमेंटम जो होता है वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होता है। तो इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 910/1000 kg इंटू v इक्वल्स 4 kg मीटर पर सेकेंड। अब यहां से क्या करेंगे, v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 kg मीटर पर सेकेंड इंटू 1000 बाई 910 kg। अब देख लीजिए यहाँ पे kg से kg कट गया और एक जीरो से इसको काट दीजिए, ये हो गया आपका 400/91 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 4 से लगाएंगे, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 6 हो गया और 9 में से 6 गया 3, ये हो गया आपका कट गया, पॉइंट डालेंगे यहाँ पर हो जाएगा 6। तो अप्रॉक्स आपका 9 4 जा 36, अप्रॉक्स 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे अप्रॉक्स 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्पीड हो गया अप्रॉक्स 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या करेगा, वुडन ब्लॉक किस स्पीड से आगे मूव करेगा, 4.4 मीटर पर सेकेंड के। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें।